नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा वाफिलान। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर हम सभी के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वहीं अब तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी चपेट में लगातार ले रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तीसरी लहर मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटेगी। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए कैसे तैयार रहें या फिर अपने मासूम बच्चों को इससे कैसे बचाएं। मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई काम ना करें, कोई इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है, तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। आप भी अगर कोरोना, पोस्ट कोविड, ब्लैक फंगस से रिलेटेड या फिर तीसरी लहर के कंफ्यूजन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप deardoctor1st@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेज सकते हैं। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ है खास मेहमान डॉक्टर गौरव अग्रवाल है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप यहाँ पर आए चर्चा के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर आपसे ये है कि तीसरी लहर के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी दूसरी वेव है, इसी में ही हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे इसके जद में आ गए हैं। अभी क्या स्थिति है बच्चों को लेकर, और ताज़ा हालातों में जिस तरीके से कोविड लगातार रूप बदल रहा है, ये कितना खतरनाक है बच्चों के लिए? धन्यवाद। आपके माध्यम से जनता के सामने हम बच्चों की समस्या रख पाएंगे। तीसरी लहर आने का अंदेशा है, पूर्ण रूप से है, पर अभी दूसरी लहर ख़त्म नहीं हुई है। इसके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। इन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में बच्चे मुख्यतया अफेक्ट हो रहे हैं। इन बच्चों में MIS-C मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन की समस्या सामने आ रही है। इस समस्या में 2 से 15 साल तक के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। जी, अभी कैसे इससे बच सकते हैं डॉक्टर? क्या एहतियात बरतने होंगे? एक आम सा मैं चाहती हूँ कि सुझाव आप दें, या फिर सावधानी वो कौन सी है जिससे हम बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं? अभी MIS-C जिसका आपने जिक्र किया, उसके तमाम केसेस निकल रहे हैं, वो राजस्थान हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों हो, इससे त्रस्त हैं। अब ये कैसे बच्चों में अटैक कर रहा है, किन बच्चों में ये हो रहा है, कैसे इससे बच सकते हैं? ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान के विभिन्न भागों में और संपूर्ण देश के विभिन्न भागों में MIS-C के केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, ये इसमें एहतियात बरतने के लिए यही है कि बच्चों को अधिक से अधिक घर में रखें, बच्चों को मास्क पहना कर के रखें, और जैसे ही घर में किसी और दूसरे व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम्स आने लगते हैं या कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है, बच्चों को आइसोलेट करें। हालांकि इस तरीके से करना अत्यंत कठिन है बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, पर फिर भी ऐसा करना उचित होगा। इसमें बच्चों को बचाने के लिए बीमारी शुरू होने से पहले ही पहचानना उसे अत्यंत आवश्यक है। इस चीज़ के लिए ये आवश्यक है कि बच्चों में MIS-C के जैसे ही सिम्टम्स आने लगें, आप डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन डॉक्टर, ये MIS-C आखिर है क्या? इसको लेकर भी अभी तक लोगों में उस तरीके से जानकारी नहीं है। अब कोविड को लेकर तो लोग जानते हैं कि कोविड के सिम्टम क्या हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, या फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इन सभी को लेकर लोगों में जानकारी है। लेकिन MIS-C को लेकर अभी भी लोग उस तरीके से जागरूक नहीं है जिस तरीके से उनको होना चाहिए। ये है क्या? एक मैं चाहूँगी आम सी भाषा में आप समझाएं कि MIS-C आखिर क्या है। जी बिल्कुल, ये MIS-C मेडिकली फुल फॉर्म है इसकी, मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये कोविड-19 के पहले एक रेयर बीमारी हुआ करती थी, और पहली बार ये जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में सन 2020 जुलाई में सामने आई थी, कोविड की फर्स्ट लहर के बाद में। इस MIS-C में कोविड से ठीक हुए बच्चों में साधारणतया 4 से 6 हफ्तों के बाद में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इन सिम्टम्स में सबसे पहले बुखार वापस आना, शरीर में लाल चकत्ते निकलना, हाथ पैरों में सूजन आना, और उससे भी मुख्यतया पेट में दर्द होना एवं उल्टी दस्त होने के लक्षण आने लगते हैं। साधारणतया इन लक्षणों को सामान्य तौर पे लिया जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पे भी इस तरीके के लक्षण बच्चों में आते ही हैं।
किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन भी बच्चों को कोविड-19 पहले हुआ है या जिनके घर में कोविड-19 से प्रभावित लोग रहे हैं, वो इस तरीके के सिम्टम्स आने पे तुरंत अस्पताल में दिखाएं। स्पेशली शिशु रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। ये बीमारी नॉर्मली 2 से 15 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। डॉक्टर, क्योंकि अधिक से ज़्यादा अधिकतर जो केसेस आए हैं जिनको रिपोर्ट भी किया गया, उनमें ये बात निकलकर सामने आई कि पेरेंट्स से ही, जो अभिभावक हैं, माता पिता अगर संक्रमित हैं, वो रिकवर हो गए हैं, उसके बावजूद भी बच्चे कोविड की जद में आ रहे हैं। उसके बाद कोविड नहीं बल्कि MIS-C की जद में भी आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या एहतियात बरतने होंगे? सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि माता पिता को भी, क्योंकि उनसे संक्रमण फैल रहा है, तो सावधानी उनको भी बरतनी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो इस कारण जो अधिक से अधिक संक्रमण बच्चों में फैल रहा है वो अभिभावकों से या बड़ों से ही फैल रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसे ही घर में माता पिता को या और किन्हीं व्यक्तियों को कोविड-19 का संपर्क होता है, बच्चों को उससे अलग कर देना चाहिए, डिस्टेंसिंग कर देनी चाहिए। हालांकि बच्चों के केस में इस तरीके से करना मुश्किल होता है, पर ये अत्यंत आवश्यक है और उचित भी है। जब तक हमारे पास में बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक हमें इस चीज़ को करना चाहिए। और इससे बचने के लिए कोविड-19 जब बच्चों को हो, उसका इलाज कराएं और उसके 4 हफ्ते बाद भी एक बार वापस से ले जाके बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। ठीक है, अगर जो सिम्टम है वो दिखाई दे रहा है तो देरी ना करें, बल्कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे जाके कंसल्ट करें, उनको दिखाएं, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही, हम बार बार ये कह रहे हैं, वो खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर, इसमें भी फेजेस होते हैं क्या, कि एक फेज़, दूसरे फेज़, तीसरे फेज़ में खतरनाक हो सकता है? क्योंकि ब्लैक फंगस के लिए कहा गया कि वो बहुत तीव्रता से फैलता है, संभलने का मौका भी नहीं देता। अब MIS-C में भी क्या ऐसा ही है? कितनी तेज़ी के साथ वो फैलता है और कब इस पर सावधानी अगर नहीं करते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है? कब ऐसी स्थिति आ सकती है? देखिए, ब्लैक फंगस और MIS-C 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो ब्लैक फंगस है वो नॉर्मली बड़े लोगों में देखी गई है, जो जिनमें कि कोई ना कोई पहले से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर से मतलब है कि पहले से उनमें कुछ ना कुछ या तो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोविड-19 में जो स्टीरॉयड लग रहे हैं उसके कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। मुख्यतया इन्हीं लोगों में, या फिर जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लग रहे हैं। अन्यथा यह बीमारी रेयर है। दूसरी तरफ MIS-C जो बच्चों में होता है, ये इसका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनसे कोई सरोकार नहीं है। ये MIS-C किसी भी बच्चे में हो सकता है और किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। इसके जो साधारण मुख्यतया लक्षण हैं, पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, दोबारा बुखार आना, हाथ पैरों में सूजन आना, यही है। इससे और MIS-C जिस तरह से ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में भी होती है, उस तरीके से MIS-C का कोई जीवाणु नहीं है जो कि एनवायरनमेंट में होता हो। MIS-C प्योरली एक सिंड्रोम है जो कि कोविड-19 ठीक होने के बाद में दोबारा से शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो शुरुआत से लेकर जो सिम्टम्स हैं उस पर गंभीरता बरतनी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि ब्लैक फंगस अलग है, जो बड़ों में हो रहा है, जो पहले से बीमारियों से ग्रसित है, उनमें ये अटैक कर रहा है। बाकी जो MIS-C है वो बच्चों में अटैक कर रहा है, बच्चे से ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी जान गंवा भी दी है। डॉक्टर, जयपुर से सुमित हैं, वो अपने भांजे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनका भांजा 4 साल का है। वो कह रहे हैं कि उनको 1 हफ्ते से हल्का सा फीवर रहता है, हल्का सा कोल्ड भी है, गले में दिक्कत भी है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? आपसे सवाल है। हाँ जी, हल्का उनको बुखार रहता है बच्चे को और गले में दर्द है, तो आपको जाके चिकित्सक को दिखाना होगा। नॉर्मली इस एज में टॉन्सिल के होने की समस्या कम होती है, किंतु आपको एक ध्यान रखना होगा कि बच्चे के एनवायरनमेंट में सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से मतलब है कि आप रूम में हैं या किसी वाहन में हैं, आपका AC 16 या 18 डिग्री पे है और फिर आप तुरंत गर्मी में बाहर निकल के जाते हैं, उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री है। मुख्यतया अभी गर्मी में इसका यही कारण है। हालांकि गला ख़राब है तो
अभी बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। ठीक है डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम क्या है वो तो हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ में जो मल्टी ऑर्गन फेल होने की खबरें हैं अभी बीच में बहुत आई हैं। प्रदेश भर का ही मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो 6 महीने का वक्त है जिसमें 500 से ज़्यादा मल्टी ऑर्गन फेल होने की तमाम खबरें आई, जिनमें से कुछ बच्चों की जान भी गई। अब ये किस परिस्थिति में होता है या फिर इसकी नौबत कब आती है? देखिए, ये कोविड-19 के बाद में जिन बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम रह जाती है उनमें होने के संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें 4 से 6 हफ्ते का टाइम होता है, 4 से 6 हफ्ते का टाइम मिनिमम है, उसके बाद में होने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि जिन भी बच्चों को कोविड-19 हुआ है सबको MIS-C होगा ही होगा। ये बहुत ही कम आंकड़ा है जिसमें कि MIS-C बच्चों को होता है, किंतु अगर ये एक बार संभाला नहीं जाए तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे को हमें ICU में, पीडियाट्रिक ICU में भर्ती करना पड़े और फिर स्थिति गंभीर से अत्यंत गंभीर की तरफ बढ़ती जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों की मृत्यु भी होती है इसके कारण, जिसको कि किसी भी तरीके से बचाना असंभव हो जाता है। इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, दवाइयाँ समय पर देनी चाहिए और बाल रोग विशेषज्ञ की स्ट्रिक्ट गाइडेंस में ही देनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, विशाल हैं जोधपुर से, उनका सवाल है आपके लिए। वो पूछ रहा है कि उनका बेटा है 2.5 साल का, उनके बेटे को 2 दिन से उल्टियाँ और हल्का सा दस्त की भी प्रॉब्लम वो बता रहे हैं कि बच्चे को हो रही है, तो क्या वजह हो सकती है? वो कह रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे को पहले कोविड-19 नहीं हुआ है और अभी 2 दिन से दस्त और उल्टियाँ हैं तो 2 दिन से दस्त उल्टियाँ होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। अगर बच्चे ने कहीं बाहर अनहाइजीनिक फूड खाया है या घर में आप किसी तरीके का बाहर का खाना लाए हैं जिसको कि थोड़े टाइम रख करके और फिर खिलाया गया है, उस स्थिति में भी उल्टी दस्त बच्चे को हो सकते हैं। हर एक उल्टी दस्त के मरीज को, बच्चे को कोविड-19 से जोड़ना भी उचित नहीं है। अगर बच्चे को साथ में बुखार आ रहा है तो बच्चे के उल्टी दस्त का इलाज होना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे को प्यास लग रही है, आपको उचित मात्रा में ORS पिलाना है। ORS के साथ में और दूसरी दवाइयाँ हैं जो कि बाल रोग विशेषज्ञ ही बच्चे के वजन के हिसाब से उसे दे पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, ये भी सवाल इसी से जुड़ता हुआ ये हो जाता है, लोग इसको लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि नॉर्मल अगर उल्टी दस्त जो सामान्य होता है, मौसम चेंज होता है उसमें भी बच्चों में देखा जाता है कि उल्टी दस्त की प्रॉब्लम उनको हो रही है। अब सामान्य जो उल्टी दस्त है उसको कैसे इससे जोड़ें या फिर कैसे पता लगाएं कि ये MIS-C का खतरा नहीं है बल्कि नॉर्मल उनको उल्टी दस्त जो होता है वैसे ही हो रहा है, कैसे पता लगाएं? लोग इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ जयपुर में। तो इस तरीके के केस हमारे पास पहली लहर में भी आए थे, दूसरी लहर में भी आए थे, जिन्होंने कि उल्टी दस्त के साथ में ही प्रेजेंट किया है। किंतु इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जिसमें कि आपको घबराना नहीं है। पहली चीज़, घर में अगर किसी को पहले कोविड-19 का इन्फेक्शन रहा है या सिम्टम्स आए हैं, दूसरा बच्चे को खुद को कोविड-19 हुआ है 1 महीने पहले के आसपास, या तीसरा बच्चे ने अभी ही स्कूल जाना शुरू किया है जब स्कूल खुले थे उन दिनों में, या बच्चे का कहीं बाहर संपर्क हुआ है। इस स्थिति में जब उल्टी दस्त होते हैं तो उल्टी दस्त मौसम बदलने के कारण भी होते हैं, जिसमें कि मुख्यतः ये होता है कि जो फूड पॉइजनिंग है वो भी इस तरीके के लक्षण दे सकती है। किंतु अगर 2 दिन या 3 दिन के साधारण इलाज के बाद में उल्टी दस्त ठीक नहीं होते हैं तो उन्हें पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन के पास में जाकर के सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उल्टी दस्त के साथ में अगर MIS-C है या कोविड के सिम्टम्स हैं तो वो दूसरे सिम्टम्स भी दिखाना शुरू करेंगे, जैसे कि बुखार आना, शरीर में लाल चकत्ते निकलना, हाथ पैरों में सूजन होना, पेशाब का कम होना। इन सब सिम्टम्स को साथ में रख के और फिर उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है।
ठीक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति दिखाई देती है 2 दिन से लगातार उल्टी दस्त हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि मासूम बच्चे हैं, अगर लापरवाही बरती जाती है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत आगे जाके हो सकती है। डॉक्टर, अभी ये भी लोगों के जहन में सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि 6 महीने से 15 साल तक के बच्चों में, हालांकि ये कहा गया जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस उसमें ये बात का जिक्र है कि 6 महीने से 15 साल के बच्चों में ज़्यादा MIS-C अटैक कर रहा है या फिर ये सिम्टम उसके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या 6 महीने से छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी इसका खतरा हो सकता है? अगर हाँ तो फिर क्या सावधानियां ऐसे बच्चों के लिए अभिभावक बरत सकते हैं? मुख्यतः ये जो बीमारी है 2 साल से 15 साल तक के बच्चों में देखी गई है। उसके कोविड-19 के पहले ये रेयर हुआ करती थी। हालांकि संभावना है कि 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चों में भी इसके बहुत रेयर केसेस देखे गए हैं। संभावना ये भी बनती है कि दूसरी लहर के बाद में, क्योंकि अभी दूसरी लहर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, ये संभावना है कि 6 महीने से कम की उम्र के बच्चे भी इस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू करें। चलिए डॉक्टर, अब एक ये सवाल है कि कोविड से जो लोग रिकवर हो जाते हैं, जो बच्चे कोविड से रिकवर हो गए हैं, उनमें MIS-C का अटैक हो रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कौन से बच्चे हैं जिनमें सिवियर लक्षण थे कोविड के, या फिर जो नॉर्मल लक्षण वाले थे, सामान्य लक्षण जिनमें थे, उनमें भी इसका अटैक हो रहा है, या फिर इसका शिकार वो बच्चे भी हो रहे हैं जिनमें ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं थे? देखिए, मुख्यतः MIS-C जो देखा गया है वो गंभीर लक्षण वाले बच्चे थे, उनमें ही देखा गया है। किंतु कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जिनमें कि कोविड-19 के साधारण लक्षण थे, जो कि OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक हो गए हैं और 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बाद में उन्होंने कोविड के MIS-C पोस्ट कोविड सिंड्रोम के साथ में हमें प्रेजेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि जिनके साधारण लक्षण हैं उनमें ये नहीं आ सकते हैं, हालांकि संभावना अत्यंत कम होती है। किंतु लक्षण आते हैं तो ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि इसकी गंभीरता रोग की बढ़ती जाती है अगर इसको समय पे नहीं संभाला जाए तो। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि सीवियर लक्षण जिनमें हैं उनमें ही खतरा है, बल्कि जो माइल्ड सिम्टम वाले बच्चे भी हैं उनमें भी इसका खतरा हो सकता है। हालांकि खतरा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर, अब ये भी लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस देखे गए हैं अलग अलग हिस्सों में, वो बिहार में भी, गुजरात में भी ये हुआ, जहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों के टेस्ट जो रिपोर्ट थे वो निगेटिव आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम, ये सब उनमें होता रहा। ये किस वजह से हो रहा होगा? क्या चांसेस हैं कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी वो कोविड की जद में आ सकते हैं? जी, रिपोर्ट, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में भी इस तरीके के जो लक्षण रह जाते हैं बच्चों में, वो मुख्यतया रोग से लड़ने के कारण, जो बच्चों में कमज़ोरी आती है उसके कारण होते हैं। अगर कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो समय समय पे बच्चों को बाल रोग विशेषज्ञ को या विशेषज्ञों को दिखाते रहें। इसमें रिलैप्स यूजुअली बच्चों के केसेस में अत्यंत ही रेयर रूप से देखा गया है, किंतु बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, उन्हें हाई प्रोटीन डाइट देनी है और लिक्विड्स पूरे देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी संभावना है 90% केसेस में कि इनके लक्षण जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि बच्चे जो लगातार इसकी जद में आ रहे हैं, ये कहा गया कि जो कुपोषण का शिकार है या फिर जो कमज़ोर है, जिनका इम्यून पावर बहुत वीक है, उनमें ज़्यादा इसका खतरा देखा जा रहा है। अब अगर ऐसा है तो बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, या फिर बच्चे क्या कर सकते हैं जिससे उनका इम्यून पावर मजबूत हो? क्योंकि सभी का लेना देना सिर्फ इम्यून पावर से है, वो कोविड हो, ब्लैक फंगस हो या फिर ये MIS-C हो, सभी का मतलब इम्यून पावर से है। क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों का इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग हो? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुख्यतया इम्यून पावर से ही इस रोग को संभाला जा सकता है। इम्यून पावर बच्चों में बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ही है, बच्चों को मास्क पहनाना ही है, बच्चों को कम से कम कोशिश करें कि वो घर से बाहर निकलें। अगर वो घर के अंदर बच्चे बोर होना या बाहर जाने की ज़िद करते हैं तो आप उनको घर के अंदर ही विभिन्न तरीके के खेल खिलाएं। खेल स्क्रीन टाइमिंग के नहीं होने चाहिए, स्क्रीन टाइम बच्चों का कम से कम रहना चाहिए। बच्चों को अपने साथ में दूसरे तरीके के खेल खिलाएं। दूसरी चीज़, बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दें। जैसा भी आपका
कल्चर कहता है अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उस तरीके से, या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो उस तरीके से आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी है। तीसरी चीज़, बच्चों को हाइड्रेशन पूरा रखना है। बच्चों को शिकंजी, पानी और जो साधारणतया अवेलेबल लिक्विड्स हैं वो बच्चों को पूरी तरीके से देने हैं। इसमें किसी भी दवाई का किसी तरीके से बहुत अधिक रोल नहीं है कि आप ये सोचें कि बच्चे को हम पहले से ही मल्टीविटामिन देना शुरू कर दें या जिंक देना शुरू कर दें या विटामिन सी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से कोई बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाली संभावना नहीं होती है। मुख्यतया यही है कि बच्चे को जो घर में आहार बनता है वो पूर्ण रूप से खिलाएं और बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो खान पान का बच्चों के बहुत ख्याल रखना है। अगर बच्चे पहले से वीक हैं, उनका इम्यून पावर पहले से कमज़ोर है, तो उनमें ख़तरा ज़्यादा है और इसीलिए भी सभी को अलर्ट रहना होगा। तीसरी लहर के संकेत वैसे ही मिल चुके हैं। तीसरी लहर में बच्चों के लिए और भी स्थितियाँ भयावह होंगी ऐसा कहा गया, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता जी हैं, उनका सवाल है, वो झालावाड़ से सवाल आपसे कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि क्या जो MIS-C से ग्रसित बच्चे हैं उनमें पैरालिसिस का खतरा भी है क्या? देखिए, MIS-C एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का अर्थ होता है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों को इन्वॉल्व करती जाती है। इन विभिन्न अंगों से मेरा ये है कि ये बच्चे के हार्ट को, किडनी को, लीवर को एंड ब्रेन को भी इन्वॉल्व करती है। ये MIS-C की स्टेज पे डिपेंड करता है कि बच्चे को पैरालिसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ये एडवांस्ड स्टेज में है तो बच्चे को पैरालिसिस भी हो सकता है। हालांकि इस तरीके के केसेस बहुत कम देखे गए हैं। इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सिम्टम्स आने लगते हैं आपको चिकित्सक को दिखाना है। और क्योंकि ये शरीर के सभी अंगों को इन्वॉल्व करती है, तो शरीर के सभी अंगों को इन्वॉल्व करने के कारण किसी भी तरीके से सिम्टम्स आ सकते हैं, किंतु पेट दर्द होना, शरीर में सूजन आना और उल्टी दस्त होना मुख्य लक्षण है। ठीक है, ये मुख्य लक्षण है। अगर ये दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर, बच्चों के लिए डी डाइमर जो टेस्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसका भी सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर। ये कह रहे हैं कि डी डाइमर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, जो कोविड-19 के लिए प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो जांचें हैं, उनमें डी डाइमर का रोल है। डी डाइमर का रोल होने के कारण, क्योंकि इसमें कोगुलेशन होने लगता है, थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स होते हैं, तो डी डाइमर का इसमें रोल है। तो डी डाइमर जब बढ़ा हुआ आता है तो हमें उसी हिसाब से उसकी औषधियाँ शुरू करनी पड़ती हैं। तो डी डाइमर कराना चाहिए और इसमें किंतु ये चिकित्सक के राय पर होना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके के सिम्टम्स हैं। ये कहें तभी ये जांच करवाएं, वरना ये ऑप्शनल है एक तरीके से आप कह रहे हैं। डॉक्टर, एक आखिरी मैं चाहूँगी, सावधानी वो कौन सी बरतनी होगी या फिर एक आखिरी गलती जो किसी को नहीं करनी है बच्चों के लिहाज से, बच्चों के लिए, तीसरी वेव के लिए भी? मुख्य रूप से जो बच्चों को गलती नहीं करनी है, होता ये है कि जब भी किसी घर में कोविड-19 पॉजिटिव से अफेक्टेड लोग होते हैं, अभिभावक होते हैं, सब लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग कर दी जाती है, बच्चों की नहीं की जाती। मुख्यतया इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एक चीज़ पूछी जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग घर में बच्चों की करनी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव होता है उसकी सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से कीजिए कि बच्चे उनके कांटेक्ट में ना आए। अगर घर में बच्चे हैं तो सावधानी और भी बरतें। अगर पहले से ही माता पिता कोविड की जद में आ चुके हैं, रिकवर भी हो चुके हैं, तो फिर भी ख्याल रखें कि बच्चे सुरक्षित हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए भी, चर्चा के लिए आने के लिए, क्योंकि लगातार हम भी यही कह रहे हैं, हालांकि तीसरी वेव के संकेत मिले हैं, आएगी या फिर नहीं आएगी वो बात की बात, लेकिन अभी दूसरी वेव से ही बहुत परेशानी बच्चों को भी हो रही है। MIS-C से कई सारे बच्चे ग्रसित हैं, लेकिन इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर सिम्टम दिखाई देते हैं, शुरुआती सिम्टम भी क्यों ना दिखाई दें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे कंसल्ट करके ही कोई जाँच आगे बढ़ाएं या फिर अस्पतालों का रुख करें। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतनी है। जो सावधानियाँ कोविड के लिए है, ब्लैक फंगस के लिए है, वही सावधानी MIS-C के लिए भी है। घबराएं नहीं बल्कि जागरूक रहें। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।